सारी दुनिया में हुल मची है। दुबई तबाह हो गया, दुबई बर्बाद हो गया, दुबई लुट गया, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हमारा मानना ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दुबई और गल्फ शाद और आबाद रहेंगे। लेकिन पहले आप एक बात बताइए, क्या आप भी ये समझते हैं कि दुबई में बद्दू ऊँट चराते थे, माहीगीर मछलियाँ पकड़ते थे, गोताखोर मोती निकाल के लाते थे समंदर से, फिर अचानक तेल निकल आया और दुबई माला माल हो गया? मैं भी यही समझता था। गलत। ज़रा गूगल कीजिए और ये देखिए किस तरह कितने लोगों की लॉटरी निकली और वो अमीर होने की बजाय तबाह बर्बाद हो गए। उनमें से कितनों ने खुदकुशियां कर ली। मुल्कों का भी ये हाल है। एक और लफ्ज़ ज़रा गूगल करके देखिए, लफ्ज़ है रिसोर्स कर्स। कितने मुल्कों का तेल निकला, सोना निकला, जवाहरात निकले, लेकिन कोई तरक्की नहीं हुई। वहाँ तबाही हुई, वहाँ नुकसान हुआ। आखिर दुबई वालों ने कुछ तो मुख्तलिफ किया। उन्होंने 3 ऐसे काम किए जिसकी वजह से गल्फ रियासतें इस सहरा में हीरे की तरह चमकने लगी। इन 3 कामों के आईने में ज़रा पाकिस्तान को भी देखिए, और इन 3 बातों की वजह से दुबई जंग के बाद भी इसी तरह जगमगाता रहेगा। सबसे पहले और सबसे अहम बात, दुबई ने और गल्फ मुल्कों ने तेल की दौलत को बर्बाद नहीं किया, ज़ाय नहीं किया, अल्लल तल्लो पे नहीं लगाया, बल्कि उसे काम पे लगाया, मज़ीद दौलत कमाने का ज़रिया बनाया। मिसाल के तौर पर जबल अली सी पोर्ट को देखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड हार्बर है। अब इसका क्या मतलब है कि दुनिया भर की ट्रेड यहाँ से आके कनेक्ट करती है, मिलती है, और दुबई को टॉल मिलता है। तो दुबई ने अपने आप को टॉल सेंटर बना लिया दुनिया का, समंदर में कनेक्टिविटी कायम करके। इसी तरह उसने अपने आप को दुनिया भर की एयर ट्रैवल का भी मरकज़ बना लिया। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है, जहां हर साल 9 करोड़ से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, मिडल ऑफ नोवेयर से, यानी ऐसा ख़ित्ता जो दुनिया में कहीं फिगर ही नहीं करता था, अलग थलग था, उसको उन्होंने दुनिया का सेंटर बना दिया। इसी तरह दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी की और दौलत को दौलत कमाने का ज़रिया बनाया। दूसरी बात, अपनी मईशत को रिसोर्स बेस्ड इकानमी की बजाय, रिसोर्स बेस्ड इकानमी का मतलब ये है कि जो उनका रिसोर्स है तेल, उस पर इन्हसार करने वाली मईशत की बजाय उन्होंने नॉलेज बेस्ड इकानमी और उसके साथ सर्विस बेस्ड इकानमी बना दिया। इस वक्त गल्फ की दौलत का सिर्फ 25% तेल से आता है। 75% दौलत वो तेल से नहीं कमाते, वो दूसरे सेक्टर्स से कमाते हैं, सर्विस से कमाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से कमाते हैं, नॉलेज बेस्ड इकानमी से कमाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने ख़ित्ते को, जिसका इतना सख्त मौसम है कि एयर कंडीशन के बगैर आप रह नहीं सकते, उसको दुनिया का टूरिस्ट हब बना दिया कि दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ आते हैं। शहर के अंदर फ्री जोन्स बना दिए और शहर के अंदर शहर बना दिए। मिसाल के तौर पर इंटरनेट सिटी बना दिया, ग्लोबल मार्केट बना दिया, ज़ीरो टैक्स एरियाज़ बना दिए, जहाँ पे आप आएँ, अपना बिजनेस लेकर आएँ, फाइनेंस के सेंटर बनाएं, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर बनाएं, टोटली आप ओन करें, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दुनिया भर का सरमाया इन एरियाज़ में आया। तीसरा फैक्टर इन 2 फैक्टर्स से भी कहीं ज़्यादा अहम है, वो है दुबई की खलीज की लीडरशिप की विजन और लीडरशिप की प्लानिंग। इन लीडर्स ने अपने मुल्कों को, अपनी छोटी छोटी शेखडम्स को ऐसे चलाया जिस तरह कोई कामयाब कारोबारी अपने कारोबार को चलाता है। हम भी बड़े खुश थे जब नवाज़ शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने कि वो पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जैसे अपने कारोबार को चलाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं चलाया। पाकिस्तान के सियासतदान मुल्क को इस तरह नहीं चलाते हैं। उन्होंने विजन्स बनाए, विजन्स का मतलब है लंबे मंसूबे बनाए अपने मुल्क के लिए, और फिर उन मंसूबों की बुनियाद पे बिज़नेस प्लान बनाए,
10 سال کے منصوبے بنائے، 1 سال کے منصوبے بنائے۔ یو اے ای کا بزنس پلان، یو اے ای کا ویژن 2071 تک بنا ہوا ہے، اس کا نام بھی سینٹینل 2071 پلان ہے، جس کے نیچے 10 سال کا پلان بھی بنا ہوا ہے، ہر سال کے ٹارگٹ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب نے اپنا 2030 کا پلان بنایا ہے۔ ان کی ریاست میں کام کرنے والے لوگ، بیوروکریسی مکمل طور پر میرٹوکریسی پر چلتی ہے، یعنی میرٹ پر لوگوں کا تعین ہوتا ہے، میرٹ پر ترقی ملتی ہے، میرٹ پر نوکری برقرار رہتی ہے۔ ہر وزیر، ہر سرکاری ملازم کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے اپنے پرفارمنس پر، پرفارمنس نہیں تو نوکری نہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا شاندار نظام ہے۔ حکمران عوام سے مسلسل رابطے رکھتے ہیں، انٹرنیٹ پر دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں، ان کی پلس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے شہروں کو محفوظ شہر بنایا ہے جہاں آپ سکون سے گھوم پھر سکتے ہیں، جو ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ تو وہ شہر جہاں میں کہہ رہا تھا کہ ایئر کنڈیشن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، جہاں پانی سمندر سے نکال کے اس کو میٹھا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں دنیا بھر کے لوگ اپنے ملک چھوڑ کر آتے ہیں۔ جو لوگ روس سے بھاگتے ہیں وہ بھی وہیں آتے ہیں، جو یوکرین سے بھاگتے ہیں وہ بھی وہیں پر آتے ہیں۔ پاکستان سے لوگ بھی سرمایہ دے کے وہیں بھاگتے ہیں، اور عرب دنیا کے بھی سرمایہ دار لوگ، خوشحال لوگ، سیر کرنے کے لیے بھی، کاروبار کے لیے بھی، رہنے کے لیے بھی دبئی اور گلف میں آتے ہیں۔ تو یہ ہے دبئی کا کمال۔ کیا موجودہ جنگ کا دبئی اور گلف کے دوسرے ملکوں پہ اثر پڑے گا؟ جی ہاں، پڑے گا، پڑ رہا ہے، کیونکہ ان شہروں کی، ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ محفوظ تصور کیے جاتے تھے۔ لیکن کیا یہ نقصان مستقل ہوگا؟ کیا یہ معیشتیں بہت پیچھے چلی جائیں گی؟ ہمارا خیال ہے نہیں، اور اس ہفتے کا اکانومسٹ میگزین بھی یہی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ شہر ٹورزم کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے بھی اٹریکٹیو رہیں گے۔ ان شہروں کا متبادل ڈھونڈنا بھی تو بہت مشکل ہے۔ آخر دبئی راتوں رات تو نہیں بنا۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ چینل آپ جیسے پڑھے لکھے، سوچنے سمجھنے والے دوستوں کے لیے ہے۔ اسے فالو کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔